युग में रावण लड़ रहे हैं योगी जी। त्रेता युग में भी हम जीते थे। हमेशा राम रावण पे भारी पड़ता है। इस चुनाव में भी राम प्रचंड रूप से जीतेंगे। पहले किसानों के हित में लागू किया, फिर वापस लिया। एक इंग्लिश में कहावत है रमन जी, समटाइम्स वन स्टेप बैकवर्ड इज टू स्टेप्स फॉरवर्ड। पूरे आंदोलन में 500 से 600 किसान मर गए हैं। कि जो लोग सो रहे होते हैं उनको उठाया जाता है, लेकिन जब आप सोने का नाटक कर रहे हैं तो कैसे उठाया जाए। मुद्दा विहीन धरना, मुद्दा विहीन प्रदर्शन। दोनों में किसकी जीत होगी? 80-20 फार्मूले की होगी कि 85-15 फार्मूले की? अखिलेश जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। और वो जो बार बार कहते हैं ना 22 में बाईसाइकिल, तो 22 में बाईसाइकिल नहीं है, 22 में बाईसाइकिल। आपने भी बताया था कि अखिलेश जी अभी खुद को मुख्यमंत्री ही मानते हैं। जिस व्यक्ति को वर्चुअल रैली का अर्थ नहीं पता है, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कितने में कमल की? हम लोग खाली सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं करते, और उत्तर प्रदेश में हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भारत के 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद बज गया है। इस बार जो चुनाव हो रहा है कोरोना महामारी के बीच में हो रहा है, इसलिए इस बार खुली भीड़, खुली रैलियां और रोड शो नहीं हो रहे हैं। वर्चुअल रैली के तहत इस बार अलग अंदाज में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं। सभी पार्टियां अलग तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। तरीके पार्टी नेता इधर उधर जा रहे हैं। कुल मिला के बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम उतनी सीटें जीत रहे हैं। हम ये जानने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्लान पर चुनाव लड़ रही है और 5 राज्यों में वो कैसे चुनाव लड़ेगी, वर्चुअल तरीके से वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि लगभग ज़्यादातर जगह उसकी सरकार है। इस मामले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी हैं। वैभव सिंह जी से हम जानेंगे कि उनका भाजपा का प्लान क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कितने में कमल खिलेगा? देखिए रमन जी, हम लोग खाली सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं करते। हमारी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है और हम अपने विचारों से इस पार्टी में संस्कार और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। और जहाँ तक इन 5 राज्यों का सवाल है, पंजाब छोड़ के हमारी सरकारें हैं, और मैं आपको निश्चित ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जहाँ भी हमारी सरकार है, विकास के एजेंडे पे बहुत आगे तक हमने काम किया है। आपने देखा होगा कोरोना जैसा संकट आया पूरे देश में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता सड़कों पर दिनों रात खड़े रहे। कभी हम मास्क देते थे, कभी हम वेंटिलेटर देते थे, कभी हम अस्पताल की बेड्स का जो वो कर रहे थे। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी इस देश में, लेकिन आप देखिए कोरोना जैसे संकट के समय भी भारत जैसा देश जो अभी प्रगतिशील है, हम अभी प्रगति कर रहे हैं, फिर भी हमने कोरोना से डट के लड़ाई लड़ी। बाकी जहाँ तक अन्य दलों का सवाल है, ये ना इस संकट के काल में थे, ना इनका कोई विकास का एजेंडा है। इनका एकमात्र एजेंडा ये है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना है किसी भी कीमत पर। उनको जब से अभी तक उनके अंदर वो फील नहीं आया है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा उनकी भाषा, उनकी शैली। तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश में हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 325 का भी लक्ष्य हम पार करेंगे। पंजाब में आप बड़ी पार्टी, बड़े भाई बने या छोटे? देखिए अभी पंजाब में क्या है कि बाकी दलों की अपेक्षा हमारी स्थिति रोज़ दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, और बड़े भाई छोटे भाई का सवाल नहीं है। वहाँ अमरिंदर सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और अभी तक कांग्रेस में थे, अब उन्होंने अपना दल बनाया है और आज वो हमारे विचारों से सहमत होकर हमारे साथ जुड़े हैं। हम पंजाब में भी बहुत सीधी टक्कर देंगे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासन में पंजाब के लोगों को पता लग गया कि कांग्रेस की विकास की डोर उनकी कितनी लंबी वो खींच सकते हैं। सबको पता है, देश में 70 साल ये राज कर चुके हैं। पंजाब का दुर्भाग्य है कि वहाँ कांग्रेस फिर आ गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने प्रचंड रूप में खिलने जा रहा है। 3 कृषि कानून को लेकर किसान धरने पर थे, लगभग 1 साल रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने फैसला वापस लिया, कहा कि किसानों के हित में वापस ले रहे हैं। पहले किसानों के हित में लागू किया, फिर वापस लिया। इससे पूरा पंजाब, आधा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जैसे पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कितना फ़र्क उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कितना फ़र्क और पंजाब के पूरे क्षेत्र में कितना फ़र्क? देखिए एक इंग्लिश में कहावत है रमन जी, समटाइम्स वन स्टेप बैकवर्ड
इज़ 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। हमने प्रयास किया, वो 3 कानूनों का अध्ययन जिसने भी किया होगा उसको पता है कि उसमें पार्टी की नीयत या हमारी सरकार की नीयत क्या थी। हम किसानों का भला चाहते हैं और हमने बहुत प्रयास किया कि किसान इस बात को समझें, लेकिन मुट्ठी भर किसान, बहुत सारे नहीं थे, मुट्ठी भर किसान थे और उन्होंने बहुत दिन तक ये धरना प्रदर्शन सब किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि शायद हो सकता है कि अभी ये सही समय नहीं है, इसलिए हमने उन कानूनों को वापस लिया। हमारी नीयत में कहीं कमी नहीं थी और इससे मुट्ठी भर किसान, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। उसमें भी आपको पता था जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो उसमें अधिकांश किसान नहीं थे, सब प्रायोजित लोग थे, तो इसलिए उसकी हम लोगों को बहुत फिक्र नहीं है। हमें पता है देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देश के किसान को अच्छी तरह पता है कि नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में 20 घंटा काम कर रहे हैं और इस देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे वहाँ पर बैठे लोग आंदोलनजीवी हैं, और विपक्ष का कहना है कि पूरे आंदोलन में 500 से 600 किसान मर गए हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि उनका मुआवजा सरकार दे, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। इस पर क्या चुनावी एजेंडा है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आंदोलनजीवी हैं कि क्या है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोग सो रहे होते हैं उनको उठाया जाता है, लेकिन जब आप सोने का नाटक कर रहे हैं तो कैसे उठाया जाए? मुद्दा विहीन धरना, मुद्दा विहीन प्रदर्शन, इसको कैसे रोका जा सकता है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि कोई लोग आंदोलनजीवी हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाकायदा फंडिंग हो रही थी। आप कई चैनलों ने उसका आपने देखा होगा, कई चैनलों ने उसको दिखाया भी, लोगों ने बताया कि हमको पैसे मिलते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। आज हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारा विकास एजेंडा है और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इन 5 राज्यों में कमल प्रचंड रूप में खिलेगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहली बार इस देश की जनता को ये लग रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री जो है ना वो हमारे विश्वास के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष 85 और 15 की राजनीति पर उतर आया है कि 85 ओबीसी SC अल्पसंख्यक और 15 सामान्य। जैसे जब से स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में आए हैं तब से वो मन से खुलकर इस चीज़ का बोल रहे हैं। और एक तरफ भाजपा 80-20 का चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम और हिंदू दोनों में किसकी जीत होगी? 80-20 फार्मूले की होगी कि 85-15 फार्मूले की जीत? इसलिए जहाँ तक आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल उठाया, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस दिन हमारे दल से गए उससे 2 दिन पहले की उनकी वीडियो है, आप उसको देखिए। मोदी जी का बखान करते थकते नहीं थे। आज उनको लगा कि पार्टी में जितनी सीटें उनको चाहिए पूरे परिवार के लिए वो हम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता तय किया। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 मार्च को स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पता लग जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। ये पार्टी आपके पूरे परिवार को लड़ाने के लिए राजनीति में नहीं है। इस पार्टी में परिवारवाद, जातवाद, धर्मवाद ये बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक आप ये 85 और ये 15 का फॉर्मूला है, हो सकता है अखिलेश जी सही कह रहे हो, हम 80-15-20 सोच रहे थे, हो सकता है वो 85 हो गया हो और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता चला जाएगा। अखिलेश जी के पास अब कोई नारा नहीं है, अखिलेश जी के पास कोई एजेंडा नहीं है। और वो जो बार बार कहते हैं ना 22 में बाईसाइकिल, तो 22 में बाईसाइकिल नहीं है, 22 में बाय साइकिल को हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता बाय करने जा रही है। आपने अभी बताया था कि अखिलेश जी अभी खुद को मुख्यमंत्री ही मानते हैं। देखिए, अखिलेश जी एक राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पिताजी ने इस पार्टी को खड़ा किया। दुर्भाग्य है कि आज ये पार्टी उनके हाथों में है। और अखिलेश जी भले ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो, आपने देखा होगा भी उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रैली के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कौन सी पढ़ाई की है मुझे नहीं पता। वर्चुअल रैली इस देश का आज का जो 4th क्लास का बच्चा है वो भी वर्चुअली पढ़ाई कर रहा है। तो अखिलेश जी अपने बारे में खुद परिचय दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। जिस व्यक्ति को वर्चुअल रैली का अर्थ नहीं पता है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भविष्य में इस परिवार के बाहर आके किसी को खोजना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी धीमे धीमे उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी हो गए हैं। जैसे आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जैसे रैलियों में युवा पहले होते थे और रैलियों में उनका काम होता था रोड शो में भीड़ जुटाना, नारे लगाना, पूरी तैयारी करना। इस बार का चुनाव थोड़ा सा वर्चुअली हो रहा है, तो आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते हो, 5 राज्यों को आप कैसे मैनेज करें? देखिए, हम लोग बहुत पहले टेक्नोलॉजी बेस्ड ढंग से काम करने लगे थे। हमारे संगठन, हमारे कैडर ने आज 2 साल हो गया कोरोना को। हमने जिस दिन से कोरोना आया, क्योंकि हमने संवाद कभी बंद नहीं किया,
हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, लगातार पार्टी की एक्टिविटी होती रहती है। इसलिए जो वर्चुअल माध्यम है हमने 2 साल पहले ही इनको अडेप्ट कर लिया था। आज हम नए नए तरीके से नए इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर करके हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है, हमारे बड़े नेता भी डोर टू डोर जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में मैं आपको बता सकता हूँ, पूरी दुनिया में चुनाव अब इसी ढंग से होने लगे हैं। और भारत भी, ये बहुत अच्छी बात है, ये भीड़ इकट्ठा करना और वो करना, अब धीमे धीमे जनता टीवी से, मोबाइल से कनेक्टेड है, हम संवाद आसानी से कर सकते हैं। मेरी बात आज आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से 1 सेकंड के अंदर बहुत ही सुदूर इलाके में पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि कोरोना के बहाने ही सही, लेकिन हम काफ़ी अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर चुकी है और हम 100% अपने हर बात को नीचे तक, अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। और हमारी बात जनता सुन रही है और जनता को ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये देश, ये प्रदेश सुरक्षित है। जैसे अगर 10 मार्च को जैसे बातें चल रही हैं कि अगर सरकार बन भी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अभी चेहरे पर उनके चुनाव भले लड़ा जाए, हम क्या मानेगा 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में कमल खिलता है तो कौन मुख्यमंत्री? देखिए, इसमें किसी किस्म का कोई संदेह नहीं है। योगी जी हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को फिर पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप मीडिया के लोग हैं, आप खुद सर्वे कर रहे हैं, आपको पता है कि योगी जी के नाम पे किस कदर लोगों में दीवानगी है, जिस कदर युवा उनसे जुड़ चुका है। तो इसमें अब कहीं संदेह ना मुझे है, ना जनता को है, ना पार्टी को है। योगी आदित्यनाथ जी 10 तारीख को वापस आ रहे हैं, कमल खिलने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कितना फ़र्क डाला? देखिए, धर्म, हमारी संस्कृति, मैं बार बार इसको कहता हूँ, हमारी पार्टी भी कहती है। देखिए, हम भारत पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है, हम अपने धर्म के नाते, हम अपने विरासत के नाते, अपनी सभ्यता के नाते, अपनी संस्कृति के नाते, अपनी धरोहरों के नाते पूरे विश्व में हमारी ख्याति है। और अगर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, अगर हमने काशी विश्वनाथ को प्रचंड और सुंदर रूप दे दिया है, आज राम मंदिर बन रहा है, तो ये हमारे लिए एक आस्था का विषय है। और हम भारत में रहते हैं और भारत को भारत से अलग जो लोग करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं। हम किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। और प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, ये मेरा, आपका, सबका सौभाग्य है कि हम लोग के जीवन काल में वो मंदिर बनने जा रहा है। इससे ज़्यादा मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। योगी जी की चर्चा हो रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो अपने वहाँ गोरखपुर सदर से उनका चुनाव लड़ना तय हुआ है। उनके सामने पहले के जो भाजपा, उनके ना लड़ने पर, जब उनके मुख्यमंत्री बनने पर उपेंद्र शुक्ला जी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। एक ब्राह्मण वहाँ पे ठाकुर और ब्राह्मण करने का लगाया जा रहा है और साथ में वहाँ पर एक और कैंडिडेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण लड़ रहे हैं, जो अपने आप को दलितों का नेता मानते हैं। क्या मानते हैं आप, योगी आदित्यनाथ के सामने ये दोनों लोग कितनी टक्कर देंगे? देखिए, जहाँ तक योगी जी का गोरखपुर से लड़ने का सवाल है, तो वो उनकी स्वाभाविक सीट है। बहुत पहले से वो वहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। तो पार्टी में असल में ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है। यहाँ पे हर आदमी एक कार्यकर्ता है। पार्टी तय करती है किसकी उपयोगिता कहाँ है, किसके लड़ने से कहाँ पार्टी को लाभ होगा। आज के दिन में पार्टी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर से लड़ना चाहिए, तो पार्टी ने ये तय किया है। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, और मैं किसी जात धर्म में नहीं जाना चाहता हूँ, देखिए, अयोध्या हम 100% जीतेंगे। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी वो जीत के आएगा। अयोध्या से हमारा खाली धर्म का नाता नहीं है, अयोध्या में बहुत विकास हो रहा है। आप अयोध्या जाके देखिए, अयोध्या बदल रहा है और अयोध्या बहुत जल्दी पूरे विश्व के लोग आने वाले हैं अयोध्या को देखने के लिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे अयोध्या की जनता पे विश्वास है। वहाँ चंद्रशेखर रावण लड़े या गोरखपुर कोई फर्क नहीं। गोरखपुर में रावण लड़ रहे हैं योगी जी के सामने। अरे कह रहे हैं, कल तो उन्होंने बयान दिया कि वो क्या, नाथ संप्रदाय से हम भी आते हैं, हमें भी संतों का आशीर्वाद। ऐसा है ना कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इस पर। आपने पढ़ा है हमारा इतिहास, त्रेता युग में भी हम जीते थे। हमेशा राम रावण पे भारी पड़ता है। इस चुनाव में भी राम प्रचंड रूप से जीतेंगे और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी एक रिकॉर्ड जीत के साथ विधानसभा में दोबारा पहुंचेंगे और ये हमारी ही पार्टी की सभ्यता है कि जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश जी को जब हमने याद दिलाया है
तो अब वो ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि सबसे सेफ सीट कहाँ है, कहाँ सबसे ज़्यादा वो गणित बैठ जाएगी। आप गोरखपुर उठा के देख लीजिए, गोरखपुर में आपको क्या लगता है कि किसी जात के कारण योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं? हम कभी भी इन बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 10 तारीख को मैं और आप फिर बैठेंगे और कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 5 राज्यों में आने जा रही है और मुझे इस पर कोई भी किसी भी किस्म का शक नहीं है। तो आपने सुना कई सवाल और कई जवाब हुए। वैभव जी ने किस तरीके से अपने जवाब दिए और बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कमल 5 राज्यों में खिलने वाला है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 10 तारीख को फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वैभव जी ने इस बीच में बहुत अच्छी बात बताई कि भले कोरोना महामारी के चलते, लेकिन चुनावी प्रचार करने के जो तरीके में, जो परंपरा में एक बदलाव आया है वर्चुअल तरीके से, वो एक बहुत बढ़िया चेंज है। ऐसे में युवा मोर्चा, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए युवा तैयार होते हैं, युवा मोर्चा के महामंत्री का ये कहना कहीं ना कहीं आने वाली सियासत के लिए अच्छी बात है। कैमरामैन पवन विश्वकर्मा के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।